आज हम सवाई जयसिंह के योगदान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व में भी हमने सवाई जयसिंह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार वह औरंगजेब का कृपा पात्र बनता है और उसके बाद बहादुर शाह को भी वह मनाने में सफल हो जाता है। तो उसके आगे की जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला, विद्यानुराग व बूंदी राज्य में क्या घटना घटी थी उसके बारे में। इसके आज हम समझेंगे मालवा की दूसरी सूबेदारी सवाई जयसिंह की, जाटों का दमन, सवाई जयसिंह का विद्यानुराग, स्थापत्य सुधार कार्य, जयसिंह और बूंदी पर मराठों का आक्रमण, घोड़ा सम्मेलन, धौलपुर समझौता, जयसिंह की मराठा नीति का मूल्यांकन, जयसिंह का राज्य विस्तार और जयसिंह की मृत्यु देहांत। तो पहले हम जानेंगे कि जयसिंह मालवा की दूसरी सूबेदारी। तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारी, बहादुर शाह के बाद कौन शासक बना? जहांदार शाह। तथा बाद में फर्रुखसिंह ने जयसिंह को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि बहादुर शाह ने सिखों के दमन करने के लिए जयसिंह की सहायता की मांग की और उसका मनसब भी बढ़ा दिया था, लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं था। वह चाह रहा था कि उसे कोई बड़ा पद मिले और उसका मतलब आमेर का राज्य तो उसे दे दिया गया था। तो इस प्रकार से बहादुर शाह के बाद जो जहांदार शाह और फर्रुखसिंह भी उसको अपनी और आकर्षित मनाने के लिए विशेष प्रयासरत रहे। मालवा की स्थिति काफी नाजुक थी। 1713 ईस्वी में फर्रुखसिंह ने सवाई जयसिंह को 7,000 का मनसब प्रदान कर उसे मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया। फर्रुखसिंह ने सूबेदारी का पद संभालते ही जयसिंह इनायत खां और दिलेर खां की शक्ति को कुचल दिया। तो जब उसका 7,000 मनसब प्रदान बढ़ा कर दिया जाता है फर्रुखसिंह द्वारा, तो वह इनायत खां और दिलेर खां की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसको कुचलने में सफल रहता है। विद्रोही सामंतों का भी दमन उसने किया जो परेशानी पैदा कर रहे थे मुगल साम्राज्य के लिए, और इनायत खां और दिलेर खां की शक्ति को उसने अपनी शक्ति से, सैनिक शक्ति से कुचलने में वह सफल रहा। जयसिंह ने मराठों को आगे बढ़ने से भी रोका, क्योंकि मराठे अब ये देख रहे थे कि मुगल सत्ता कमजोर है और मुगल सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाया जाए, इसलिए वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। अतः मराठों से संघर्ष करते हुए जयसिंह ने यह समझ लिया था उनकी जो कमजोरियां हैं, और उनकी नीति यही थी कि मुगल सत्ता कमजोर हो, क्योंकि औरंगजेब की लगातार दक्षिण नीति के कारण मुगल सत्ता कमजोर होती जा रही थी। अतः जयसिंह ने इस बात का आकलन किया कि कभी भी मराठे उत्तर भारत में हावी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने मराठों को भी आगे बढ़ने से रोका तथा अफगानों को दबाने में भी वह सफल रहा। अफगान भी समय समय पर अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, क्योंकि अफगान जो थे वो अपनी पराजय को भूले नहीं थे, और मुगल वंश के इस्टेब्लिश होने के बाद अफगानों की शक्ति में भी काफ़ी कमी आई थी। तो इस प्रकार से मराठों को आगे बढ़ने से रोकता है जयसिंह, और अफगानों की शक्ति का दमन भी करता है। सामंतों का भी वह दमन करने में सफल रहता है, और इनायत खां और दिलेर खां की शक्ति को वो कुचल देता है, जो कि फर्रुखसिंह को काफ़ी उसको राहत मिली। इसके बाद जाटों का दमन। अब जाटों का दमन करना का वह स्वयं भी इच्छुक था जयसिंह, क्योंकि जाट जो थे वो भी उसके लिए उसके राज्य के समीप ही उसकी सीमा लगती थी, और वह स्वयं भी चाहता था जाटों का दमन। इधर से मुगल साम्राज्य द्वारा जब आदेश मिलता है तो वह जाटों का दमन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि उस समय जाटों का प्रशासन कौन देख रहे थे? चूड़ामल के नेतृत्व में काफी उपद्रव बढ़ते जा रहे थे। धूल के किले में चूड़ामल को
जा घेरा। तो मुगलों की जब आदेश हुआ जय सिंह को तो मुगल सत्ता का, तो वह चूड़ामल के विरुद्ध अपना आक्रमण करते हैं और चूड़ामल को थूड़ के किले में जाकर घेर लेते, जिससे के कारण चूड़ामल जो है संधि के लिए विवश हो जाता है। जब मोहम्मद शाह सम्राट बना तो 1722 ईस्वी में जय सिंह को पुनः जाटों का दमन करने के लिए भेजा, कि वो जाट जब इनका दमन कर दिया जाता है तो ये शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर अपनी शक्ति का विस्तार करते, उपद्रव करते, जिसके कारण जय सिंह को 1722 ईस्वी में पुनः मोहम्मद शाह द्वारा घेरा जाता है। चूड़ामल के बाद अनेक उनके पुत्र मोहकम सिंह ने मुगलों का विरोध जारी रखा और चूड़ामल के बाद उनके पुत्र जो होते मोहकम सिंह ने भी मुगलों के विरोध अपना जारी रखा। जय सिंह ने चूड़ामल के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया था। तो यहाँ पर जय सिंह ने कूटनीति से काम लिया और उनके जो भतीजे थे बदन सिंह उनको अपनी तरफ मिलाने में सफल है, जिससे कि जो मोहकम सिंह की जो शक्ति थी उसमें कमी आई और उनकी सहायता से मोहकम सिंह का दमन जारी रखा। मोहकम सिंह के जोधपुर चले जाने से उपद्रव शांत हो गया। अब मोहकम सिंह भी परेशान हो गए कि इधर बदन सिंह ने भी हाथ मिला लिया जय सिंह से, अब क्या करें। तो वो आखिरकार जोधपुर की तरफ चले जाते, जिससे कि विद्रोह शांत हो जाता है और इस घटना से काफी मुगल साम्राज्य प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है और उन्हें जिस उपाधि से सम्मानित किया जाता है उस उपाधि का नाम था राज राजेश्वर श्री राजा धिराज। सवाई की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जाता है, इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जैसे कि इस राज राजेश्वर श्री राजा धिराज सवाई की उपाधि जब से सम्मानित करने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और सवाई जय सिंह काफी प्रसन्न होती है। अब देखते हैं सवाई जय सिंह का विद्यानाथ स्थापत्य सुधार और जय सिंह को क्या क्या उन्होंने सुधार कार्य किए। अगर सुधार कार्यों में देखें तो जय सिंह ने अपनी प्रजा और अपने क्षेत्र में विशेष सुधार कार्यों को विशेष बल दिया। उन्होंने प्रजा के कल्याण की बहुत सारी योजना भी चलाई और वे प्रजा वत्सल्य अपने आमेर के राजा माने जा सकते हैं और उन्होंने अनेक प्रकार की जैसे गरीबों की सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए और श्रमिकों की सहायता के लिए बहुत सारे अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने देखा जाए तो विद्या में भी उनकी पठन पाठन में भी उनकी गहरी रुचि थी। जय सिंह संस्कृत और फारसी गणित ज्योतिषी का भी अच्छा विद्वान माने जाते हैं। जय सिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ की रचना की गई। पुंडकरी का रत्नाकर ने जय सिंह कलद्रुम की रचना की थी। उस समय वो स्वयं तो विद्वान थे, उन्होंने विद्वानों को भी आश्रय दे रखा था, जिसमें पुंडकरी का रत्नाकर ने जय सिंह कलद्रुम की रचना की थी। उसने जयपुर, दिल्ली और उज्जैन, मथुरा में अनेक वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जैसे कि जयपुर में देखने को मिलता है जंतर मंतर। और नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर नगर का शिलान्यास किया जाता है, जिसे गुलाबी नगर भी कहते हैं, पिंक सिटी। तो इसकी स्थापना सवाई जय सिंह ने कब की? 1727 ईस्वी में जयपुर नगर का शिलान्यास किया गया। और इस नगर का जो नक्शा तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे वो बंगाली ब्राह्मण विद्याधर को आमंत्रित किया गया था। ये बंगाली ब्राह्मण विद्याधर जो इन्होंने इसका नक्शा बनाया। आमेर के किले में दीवाने खास की इमारत उसी ने बनवाई थी। समाज सुधार के उसने कार्य किए। तो विद्याधर को आमंत्रित किया और आमेर किले में दीवाने खास का निर्माण भी स्थापत्य कला में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अच्छा एक स्थापत्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद जय सिंह और बूंदी। अब जय सिंह और बूंदी में देखें तो यहाँ पर दलेर सिंह और हिम्मत सिंह व रानी
के बीच में यहाँ पर क्या कछवाई जो रानी थी उनके आपस में द्वंद्व चल रहा था। तो 19 मई 1930 को जयसिंह ने दलेर सिंह को पुनः राजगद्दी पर बैठाया और उसका विधिवत उसका राज्याभिषेक भी किया। 2 वर्ष बाद 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेर सिंह के साथ कर दिया और मित्रवत संबंध स्थापित किए। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जयसिंह जो है वो दलेर सिंह को अपना सहयोग देते हैं और उन्हें वहाँ का राजा बना देते हैं और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर देते हैं। इससे उनके बीच में और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बूंदी में जो कछवाई रानी और जो उनके बीच में आपसी द्वंद्व बना हुआ था, क्योंकि वह उमेश सिंह को शासक बनाना चाहती थी और वह सफल भी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की घटना रही। बूंदी पर मराठों का आक्रमण। बूंदी की राजनीति में जयसिंह के हस्तक्षेप ने 2 व्यक्तियों का उनका शत्रु बना दिया था। जब जयसिंह ने बूंदी के प्रशासन पर अपना हस्तक्षेप किया तो वो 2 व्यक्तियों के शत्रु बन गए थे। कौन कौन? पहला था दलेर सिंह का बड़ा भाई प्रताप सिंह, दूसरी थी जयसिंह की बहन अर्थात बुद्ध सिंह कछवाई रानी। क्योंकि 1730 ईस्वी में बुद्ध सिंह की मृत्यु के बाद रानी ने अपने पुत्र उमेश सिंह को पुनः बूंदी दिलवाने का बीड़ा उठाया था। तो वह अपने पुत्र उमेश सिंह को क्या मतलब राजा बनाना चाहती थी बूंदी का, और प्रताप सिंह को मराठों से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। तो प्रताप सिंह बड़ा भाई है किसका? दलेर सिंह का। और बुद्ध सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो जो कछवाई रानी है वो अपने पुत्र उमेश सिंह को सत्ता दिलवाना चाहती है। तो वो क्या करती है, कछवाई रानी प्रताप सिंह को मराठों से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजती है और 1734 ईस्वी में मल्हार राव होलकर राणोजी सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। उनकी मतलब जब प्रताप ने मराठों से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता की जाए, तो ये जो मल्हार राव होलकर 1734 में और राणोजी सिंधिया आक्रमण कर देते हैं बूंदी पर और बूंदी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं और उमेश सिंह का शासन स्थापित करवा दिया जाता है, जिससे कछवाई रानी काफी प्रसन्न होती है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं बनी रहती है, क्योंकि जैसे ही मराठे लौटते हैं पुनः जयसिंह उस पर आक्रमण करके वहां पर दलेर सिंह को फिर राजा बना देता है। तो फिर कछवाई रानी फिर से कहती है जाओ मराठों से सहायता प्राप्त करने की याचना करो, प्रताप को भेजती है। लेकिन इस बार प्रताप को मराठे मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जयसिंह का भी भय था कि वो जयसिंह की शक्ति से वो मराठे परिचित थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मराठों के लौटते ही जयसिंह ने पुनः बूंदी को जीतकर दलेर को शासक बना दिया और प्रताप ने पुनः मराठों से सहायता की मांग की और फिर भी तो मराठों ने उन्हें सहायता देने से मना कर दिया था। इसके बाद होड़ा सम्मेलन में मराठों के उत्पन्न स्थिति पर राजपूत राजा द्वारा एक स्थान पर बैठकर मिलजुल कर विचार करना तथा उसका सामना करने के लिए सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था। अभी होड़ा सम्मेलन क्यों बुलाया गया? क्योंकि यहाँ पर जैसे बूंदी में घटनाक्रम हुआ कि अब राजपूत राजा मराठों से पैसा देकर भाड़े की सेना लेना शुरू कर दिया था और इससे राजपूतों में एक तरह से चिंता व्याप्त हो गई कि अब हमारे क्षेत्र में अब मराठे भी अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और किराए की सेना मंगवाकर हमारे ऊपर आक्रमण करवा रहे हैं। तो इस माहौल से उनमें काफी चिंता व्याप्त हुई और इसीलिए होड़ा सम्मेलन बुलाया गया। तो होड़ा सम्मेलन में क्या हुआ कि मराठों के पास उत्पन्न जो स्थिति थी, राजपूत राजा द्वारा एक स्थान पर बैठकर मिलजुल कर विचार करना तथा उसका सामना करने के लिए सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जयसिंह तो थे, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, करौली, किशनगढ़ के शासक भी उस समय उपस्थित हुए और काफी विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन में उपस्थित सभी राजाओं ने
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार सभी राजाओं ने भविष्य में एकता बनाए रखने और एक दूसरे की इज्जत करने का वचन दिया। और ये भी समझौता हुआ कि यदि किसी एक राजा पर एक मराठी हमला करते हैं तो सभी उसका मुकाबला करेंगे और अपने शत्रु को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। तो ये होना सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था राजपूतों के आपसी सहमति को लेकर। इसके बाद है धौलपुर समझौता। धौलपुर में सवाई जयसिंह और पेशवा के मध्य जो समझौता हुआ उसकी शर्तें इस प्रकार से हैं। तो धौलपुर समझौता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि मराठों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा था। तो इसमें पेशवा और सवाई जयसिंह के मध्य में जो बातें निर्धारित हुई उनका विवरण इस प्रकार से। नंबर 1, पेशवा को मालवा की सूबेदारी दिलवा दी जाएगी, परंतु मराठों को यह वचन देना होगा कि मराठे मुगल साम्राज्य के अन्य सूबों में लूटमार व उपद्रव नहीं करेंगे। तो ये पहली शर्त ये रखी गई कि पेशवा को मालवा की सूबेदारी तो प्रदान करवा दी जाएगी, परंतु यह शर्त यह भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुगल साम्राज्य के एवं उन अन्य सूबों में लूटमार और अन्य प्रकार के उपद्रव न करेंगे। नंबर 2, पेशवा को 500 मराठा सवार बादशाह की सेवा में रखना होगा, ये दूसरी शर्त थी। नंबर 3, पेशवा को चंबल के पूर्व व दक्षिण के जमींदारों से नजर व पेशकश लेने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर पेशवा को चंबल के पूर्व और दक्षिण के जमींदारों से नजर व पेशकश लेने का अधिकार प्रदान किया गया। और नंबर 4, भविष्य में पेशवा तथा उसके सरदार बादशाह से धन संबंधी कोई मांग नहीं रखेंगे। तो ये थी 4 बातें धौलपुर समझौते के अंतर्गत। इसके बाद जयसिंह की मराठा नीति का मूल्यांकन। तो मराठों के प्रति जयसिंह की नीति उसकी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत अनुभव की मिली जुली कहानी है। उसने मुगलों की केंद्रीय सत्ता की निर्बलता का अनुभव कर लिया था क्योंकि वह काफी समय तक मतलब औरंगजेब और बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसिंह, इतने मुगल शासकों के समय वह मराठियों से संबंध के विरुद्ध अभियान चलाया था और उससे मराठों की शक्ति को वे समझ चुका था। इसके अतिरिक्त राजपूत राजाओं को लेकर घोड़ा जो सम्मेलन हुआ उसमें भी वह मराठों से भली भांति परिचित था और वह ये जानता था कि मराठों से ज़्यादा मतलब उनसे पार पाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि औरंगजेब काफ़ी समय तक अपनी युद्ध नीति दक्षिण भारत में अपनाए रखा मराठों के विरुद्ध। वह उसे भी अपने जीवन काल में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पर जयसिंह ने क्या, मराठों के प्रति जयसिंह की नीति उसकी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत अनुभव की मिली जुली कहानी है। उसने मुगलों की केंद्रीय सत्ता की निर्बलता का अनुभव कर लिया था। उसकी नीति का उद्देश्य मराठों और मुगल सरकार में ऐसा समझौता कराने का था जिसके अंतर्गत मराठे मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ बन जाएं। तो यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी बात है कि जयसिंह स्वयं ये चाह रहा था कि मराठे जो है मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ बन जाए, यानी रक्षक बन जाए। लेकिन मराठे ने ऐसा किया नहीं। मराठों ने इसी का लाभ नहीं उठा पाए पूर्ण रूप से और जो जयसिंह चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया और मराठे अपनी ही गलतियों का शिकार हुए। जयसिंह का राज्य विस्तार, तो जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त करने के बाद मुगल दरबार में प्रभाव बढ़ाकर 1714 में भानगढ़, 1716 ईस्वी में मलेरना और अमृतसर राज्य के अंग बन गए थे। अमृतसर, इसके बाद झाले, उनियारा, बरगढ़ और नारायणा उसके राज्य के अंग बने। उसने कायम खानियों के शेखावटी के 51 परगने 25 लाख इजारे पर लिए। ये सभी बाद में जयपुर राज्य में मिला लिए गए। जयसिंह के समय आमेर राज्य का विस्तार अपनी चरण पर पहुंच चुका था। तो उसने इस प्रकार से अपनी कुशलता, सैनिक
बल के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य के अंतर्गत उसने भानगढ़, मलेरना, अमृतसर और झाले, उनियारा, बरगढ़ और नारायण को अपने राज्य का अंग बनाया। ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतिहासकार मानते हैं कि उसके समय राज्य, जयपुर राज्य, जयसिंह के समय आमेर राज्य, जयसिंह के समय आमेर राज्य का विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जयसिंह की मृत्यु, जयसिंह जो कि अब काफ़ी बुढ़ापा उसके ऊपर हावी था और उसका शरीर भी जर्जर और कमजोर हो चुका था। वह अत्यधिक मतलब शराब का सेवन करता था, जिसके कारण उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, मतलब जवाब दे दिया, और उसको रक्त विकार रोग हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से सवाई जयसिंह का अंत होता है। तो सवाई जयसिंह ने अपने जीवन काल में बड़ी चतुराई और कूटनीति से कार्य किया। मुगलों के मध्य रहते हुए भी अपना हित भी उन्होंने साधा और किस प्रकार से राजपूत राजाओं के उस समय वह चहेते राजा बनकर उभरे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा राव चंद्रसेन और राणा प्रताप के समय राजपूत राजाओं में एक निराशा की भावना व्याप्त हो गई थी कि वो करें तो करें क्या, और बहुत से राजपूत राजाओं ने अपने हथियार भी डाल दिए थे मुगलों के सामने। लेकिन सवाई जयसिंह के समय उनके काफ़ी उनमें जो निराशा का भाव था उस वह आशा में बदल गया और सवाई जयसिंह अपने जीवन पर्यंत सदैव राजपूतों के हितों में लगे रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह ने किस प्रकार से अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति से अपने आमेर राज्य का विस्तार भी किया। तो हमने आज इस वीडियो में देखा मालवा की दूसरी सूबेदारी जयसिंह की जाटों का दमन करने में सफल रहते हैं और किस प्रकार से मोहकम सिंह जो जोधपुर चले जाते हैं तो इससे क्या होता है कि वहाँ उपद्रव शांत हो जाता है। सवाई जयसिंह जो कि स्वयं फारसी, संस्कृत और गणित की ज्योतिष विद्या में विशेष उनको ज्ञान भी था और जयसिंह कालिका ज्योतिष ग्रंथ की रचना उस समय की गई और कुंडकरी का रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। इसके अतिरिक्त 1727 में गुलाबी नगर जयपुर की शिलान्यास भी इन्हीं के समय हुआ और जिसके नक्शा तैयार करने वाले थे बंगाली ब्राह्मण विद्याधर। और दीवाने खास की जो इमारत बनी वह भी अपने आप में विशेष उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। जयसिंह और बुद्धि यहाँ पर देखा जैसे कि बुद्धि सिंह, प्रताप सिंह, उमेश सिंह और कछवाई रानी के मध्य किस प्रकार से आपसी मतलब टकराव होते हैं। बुद्धि सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई जो थे दलेर सिंह का बड़ा भाई था प्रताप सिंह, बूंदी की राजनीति में जयसिंह के हस्तक्षेप ने दो व्यक्तियों को उनको शत्रु बना दिया। पहला था दलेर सिंह का बड़ा भाई प्रताप और दूसरी थी जयसिंह की बहन अर्थात बुद्धि सिंह कछवाई रानी, यानी बुद्धि सिंह की जो थी कछवाई रानी जिसका पुत्र था उम्मेद सिंह और दलेर सिंह का बड़ा भाई था प्रताप सिंह। ये दोनों चाह रहे थे किसी प्रकार से कि दलेर सिंह को गद्दी से उतारकर सत्ता प्राप्त की जाए, लेकिन जयसिंह का सपोर्ट करते हैं और दलेर सिंह को शासक बनाकर अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का भी विवाह कर देते हैं। लेकिन बाद में मराठों की सहायता से महाराव होलकर और रानी की सिंधिया की सहायता से ये गद्दी प्राप्त करने में उमेश सिंह सफल रहते हैं। लेकिन बाद में जयसिंह भी पुनः सत्ता प्राप्त मतलब पूरे गद्दी छीनकर दलेर सिंह को दे देते हैं और इस बार मराठों ने प्रताप की सहायता नहीं की। घोड़ा सम्मेलन जो कि 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन में उपस्थित सभी राजाओं ने इस सम्मेलन में एक एग्रीमेंट पर साइन किए। धौलपुर समझौता अपने आप में महत्वपूर्ण है जिससे कि मराठों की शक्ति को विस्तार होने से रोका गया और इसमें जो चार बातें महत्वपूर्ण थी। पेशवा को मालवा की सुविधा दिलवा दी गई, परंतु मराठियों को यह वचन देना पड़ा कि मराठी मुगल साम्राज्य के अन्य सूबों में कभी जो लूटमार उपद्रव नहीं करेंगे। जो कि मराठियों की लूटमार पद्धति थी वो काफ़ी अलोकप्रिय थी, इससे जनता भी काफ़ी नाराज थी। पेशवा को 500 मराठा सवार बादशाह की सेवा में रखने का
भी वचन देना पड़ा। पेशवा को चंबल के पूर्व दक्षिण के जमींदारों से नजर व पेशकश लेने का अधिकार होगा और भविष्य में पेशवा का उसके सरदार बादशाह से धन संबंधी कोई मांग नहीं करेंगे। जयसिंह की मराठा नीति अपने आप में विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि जयसिंह मराठों की शक्ति को भी अच्छी प्रकार से समझ रहा था, क्योंकि मराठे कमजोर नहीं थे। और इसके बाद जयसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया और जयसिंह की मृत्यु एक रक्त बेकार रोग से पीड़ित था। और इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में सवाई जयसिंह के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।